राइट और लेफ्ट। तो मान्यवर साहब कहते थे कि ये दोनों जो है नागनाथ और सांपनाथ है, ये दोनों नागनाथ हैं, सांपनाथ है। तो नागनाथ जो है दिल्ली में बैठा है, सांपनाथ कलकत्ता में बैठा है। तो सांपनाथ को भी ख़त्म करना है। मान्यवर कांसीराम की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अगर रात में कार्यकर्ता लोग अगर वहाँ पहुँचा तो स्वयं वो मिलने आते थे। रात में एक एक व्यक्ति से मिलते थे घूम करके, भले रात भर क्यों ना उनको जगना पड़े, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति से वो जाकर मिलते थे, हाल चाल पूछते थे। रात में लोग आए, बहुत लोग तो कांसीराम को जो नज़दीक से देखा था वो लुंगी गंजी पहने हुए रात में घूम रहे थे, बहुत लोग पहचाना भी नहीं, सबसे पूछते चल रहे थे आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो कुछ लोग ट्रेन से भी आए थे। और विपक्ष कभी सोचा ही नहीं कि मान्यवर कांसीराम जी इतना कर लेगा, मान्यवर कांसीराम इतना कर लेगा। उन लोगों को न पक्ष को भी विश्वास था न विपक्ष को विश्वास था, लेकिन कांसीराम ने करके दिखा दिया, समाज को इकट्ठा कर दिया, रास्ता दिखा दिया, सत्ता की भूख जगा दिया। टीम नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के संघर्ष के साथी, 17 साल तक संघर्ष करने वाले, हर एक पल में उनके साथ देने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। सर बहुत स्वागत है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है जी, और मैं 88 से मान्यवर कांसीराम को, जब बिहार में 88 में पदार्पण हुआ उस समय भासु चलती थी, सर भी भासु में होंगे वो उस समय। बिहार के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ और उस समय से मान्यवर कांसीराम जी को सुना, उनके मिशन में लग गया। मान्यवर कांसीराम जी का जो 2 पाँव 2 चक्के का कमाल, ये जो है मैंने अपने आँखों से देखा हूँ। एक व्यक्ति भारत में, एक व्यक्ति से राष्ट्रीय स्तर का संगठन बहुजन समाज पार्टी को बना दिया। वो ये अजूबा बात है कि एक व्यक्ति संगठन खड़ा किया और उसको जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना दिया, और उसमें भी राष्ट्रीय स्तर में 6वां पार्टी बना दिया। भले आज जो भी स्थिति हो, तीसरे नंबर की पार्टी है। जी, तीसरे नंबर की पार्टी। ऐसा क्या उन्होंने संघर्ष किया आपने देखा 17 साल में कि 6वें नंबर की वो पहले पार्टी रह गई और आज तीसरे नंबर की है? मान्यवर कांसीराम साहब कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते थे, डांट भी पिलाते थे, लेकिन उनकी डांट में प्रेम होती थी। वो प्रेम करते थे, अपनी मिशन को बताते थे। वो कहते थे दिन की काम नुकसान मत करो, रात में गांव गांव जा कर के कैडर लो। हम लोगों को कैडर पढ़ाते थे, कैडर पढ़ाकर कैडर लेते थे। हम लोग रात रात में जा कर के लोगों को जगह जगह के बैठाता था और कैडर लेता था। 85-15 की बातें बताता था, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें बताता था, ज्योतिबा फूले की बातें बताता था, और साहू जी महाराज की बातें बताता था। इस तरीक़ा से नारायण गुरु की बातें बताता था। सारे लोगों को बता करके 1-1 रुपये 2-2 रुपये मैं उनसे सहयोग लेता था, संगठन बनाता था, संगठन का मेंबर बनाता था। इस तरीक़ा से मान्यवर कांसीराम की कारवां बढ़ने लगी, क्योंकि मान्यवर कांसीराम जी 48,000 किलोमीटर खुद साइकिल चला करके बीएसपी का प्रचार किया। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो अभी हैं, बिहार में तो साइकिल नहीं चला पाए, लेकिन वो साइकिल देश के 5 कोनाओं से कलकत्ता में, चूँकि वो मान्यवर कांसीराम जी का उस समय कांग्रेस और मार्क्सवादी 2 पार्टियाँ स्थापित थी। भारत में 2 पार्टियाँ मान्यवर कांसीराम के समय स्थापित थी, वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट, राइट और लेफ्ट। तो मान्यवर साहब कहते थे कि ये दोनों जो है नागनाथ और सांपनाथ है, ये दोनों नागनाथ हैं, सांपनाथ है। तो नागनाथ जो है दिल्ली में बैठा है, सांपनाथ कलकत्ता में बैठा है। तो सांपनाथ को भी ख़त्म करना है। तो उन्होंने कलकत्ता का परेड ग्राउंड, सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसको चुना, बोला कि इसको मैं भरूंगा सबसे पहले। और ये 92 में देश के 5 कोनाओं से मान्यवर कांसीराम जी ने जम्मू कश्मीर से निकाला, केरल से निकाला, बम्बई से निकाला, कोहिमा से निकाला। इस तरीक़ा से साइकिल रैली निकाला, और साइकिल की जत्था जो है, साइकिल की जत्था से 2 पाँव 2 चक्के कमाल से परेड ग्राउंड को उस समय भर दिया गया। मान्यवर कांसीराम की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अगर रात में कार्यकर्ता लोग अगर वहाँ पहुँचा तो स्वयं वो मिलने आते थे। रात में एक एक व्यक्ति से मिलते थे घूम करके, भले रात भर क्यों ना उनको जगना पड़े, लेकिन
व्यक्ति व्यक्ति से वो जाकर मिलते थे, हाल चाल पूछते थे। वो खाना जो है सामूहिक खिचड़ी ज़्यादा बनवाते थे। वो खिचड़ी ज़्यादा बना, चावल दाल मांग करके खिचड़ी बनवाते थे। सबसे पूछते तुमने खिचड़ी खाया या नहीं खाया, क्योंकि समाज को खिचड़ी बनाना है। दाल चावल सब अलग अलग अभी हमारे समाज में सबको मिला करके खिचड़ी बनाना है, इसलिए खिचड़ी ज़रूर खाना। तो मानवर कांशीराम ने देश में खिचड़ी बना दिया और खिचड़ी बना करके भारत की सबसे बड़े राज्यों में 3-3, 4-4 बार सरकार भी बना लिया। कोलकाता ग्राउंड जो परेड ग्राउंड है उसमें क्या आपका कहना है कि गांव में 5 साइकिल निकली थी जी, 3000 हो गई, कैसा क्या रहा? मैं कोहिमा से चला था, उस समय 5 लोग हमारे साथ चले थे साइकिल से। वो बेगूसराय का मैं रहने वाला, जब वो साइकिल का टीम का नेतृत्व कोई नहीं संभालना चाहा तो मानवर कांशीराम साहब कहिन कि इधर तुम अरविंद, तुम इधर टीम का नेतृत्व करो। तो मैं कोहिमा गया, मेरे साथ 4 लोग गए, टिकट कटा कर ट्रेन से गया। कोहिमा में ही मैंने साइकिल खरीदा। उस समय मणिपुर वगैरह जाने के लिए, मैं तो इम्फाल से चलता, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो पास बनानी पड़ती थी। तो कोहिमा दीमापुर में पास बनता था, तो मैं कोहिमा तक गया। वो नागालैंड की राजधानी, वहाँ जाने में पास नहीं थी। तो वहाँ से मैंने 5 साइकिल खरीदा। वहाँ से साइकिल चलाते हुए रात में जो गांव पड़ता था मैं वहाँ रुकता था। घर में जाकर 5 लोग हैं तो 5 घर में चला गया, खाना मांगा उनसे कि मैं यहाँ से साइकिल चला के आ रहा हूँ, मानवर कांशीराम जी का मिशन है और इस मिशन को जीवंत करना है, मुझे कलकत्ता परेड ग्राउंड को भरना है। हर गांव से 5 नवयुवक जाना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हमारी कारवां जो है बेगूसराय, खगड़िया, बेगूसराय, नौगछिया होते हुए वो जीटी रोड हम लोगों ने पकड़ा। जीटी रोड पकड़ करके जब कलकत्ता जाने लगा तो 5 से 3000 साइकिल हो गई उस जत्थे में। इसी तरीक़ा से देश के और कोनाओं से जो साइकिल चली थी उनकी भी जत्था बड़ी बड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश वाली जो टीम थी, दिल्ली जम्मू कश्मीर वाली जो जत्था था वो दिल्ली होते आया, वो सबसे बड़ी जत्था थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो जागा हुआ था, इसलिए वो सबसे बड़ी जत्था थी, उनकी ज़्यादा तादाद थी और हम लोगों ने कलकत्ता का परेड ग्राउंड भर दिया। कितना साइकिल रहा होगा वो? करीब उस समय 10 से 15 हज़ार से ऊपर साइकिल। आपने कितना किलोमीटर साइकिल चलाया उस दौरान? अब कोहिमा से कलकत्ता का तो मुझे आइडिया नहीं है कितना किलोमीटर हुआ, लेकिन चलिए 800-900 किलोमीटर, अब जो भी हो, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है। उस समय इस पर हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कितना किलोमीटर है। देखिए कोहिमा एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, उस समय लगभग 15 या 20 हज़ार साइकिल रही होंगी उस ग्राउंड में। अब हाँ, 15-20 हज़ार से। तो उस नज़ारे को देखकर कांशीराम साहब ने किस तरीके का स्पीच दिया, क्या बोला? हुए रात में लोग आए, बहुत लोग तो कांशीराम को जो नज़दीक से देखा था वो लुंगी गंजी पहने हुए रात में घूम रहे थे। बहुत लोग पहचाना भी नहीं, सबसे पूछते चल रहे थे आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो कुछ लोग ट्रेन से भी आए थे, शाम को देखने आए थे। हाँ, आपके 8 बजे रात में वो देखने आए ग्राउंड में। सब लोग ग्राउंड में ही हैं। खिचड़ी खाए हो कि नहीं, समाज को खिचड़ी है, अभी खिचड़ी बनाना है समाज को अलग खिचड़ी अलग। पहले रहता था। हाँ, खिचड़ी रहता था, तो उसको खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी माने बहुजन समाज बनाना है। स्पीच रहा सुबह, क्या बदलाव रहा उसके बाद? उसके बाद तो अच्छे बदलाव रहे हैं, क्योंकि बंगाल में तो कम्युनिस्टों के अलावा कोई था नहीं। कम्युनिस्ट की बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी, दलित लोग भी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन वहाँ बीएसपी चुनाव लड़ा। हाँ, लड़ा, रिजल्ट भी आया, क्योंकि मानवर कांशीराम खुद घूम घूम के प्रचार करते थे। और उस समय 90-92 तक तो पार्टी के पास पैसे नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी के पास पैसे नहीं थी। हम लोग तो 200 रुपये में खटारा अम्बेस्टर करके मानवर कांशीराम साहब को घुमाता था जब वो आते थे तो। लेकिन जब सरकार बनी तब जा कर के कुछ पैसे आए, तो फर्स्ट बार जो है बिहार के चुनाव में ही हेलीकॉप्टर का दौरा हुआ। बिहार के चुनाव में ही मानवर कांशीराम साहब का हेलीकॉप्टर का दौरा हुआ। सरकार आने के बाद भी उत्तर प्रदेश में क्या वो नीली बत्ती की गाड़ी में बैठे या नहीं? ये नहीं, सरकार आने के बाद नीली और लाल बत्ती में मानवर कांशीराम नहीं बैठे। कांशीराम, मैं अभी बौद्ध धर्म के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि कांशीराम से बड़ा कोई भिक्खु अभी तक नहीं हुआ। 2 जोड़ी कपड़े, समझे ना, कहीं कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं, किसी के शादी ब्याह में मानवर कांशीराम नहीं गया, अपना घर त्याग कर दिया। तो उनसे बड़े भिक्खु कोई नहीं, जो मिलता था वो मांग के खा लेते थे। सरकार आने के बाद भी एक रौला दिखा सकते थे, जो कि वर्तमान के जी दिखा रहे हैं नेता, और प्रदेश की हालत खस्ता है, फिर भी वो अपने रौले में। जी जी कांशीराम साहब ने ये सब क्यों नहीं किया? क्या नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी आए मिलने मानवर कांशीराम के 11A हुमायूं रोड में।
बोलिन कि कांसीराम मैं तुमको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलिन कि तुम मुझे राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते हो, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते हो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं अपने समाज का कुछ कर सकता हूँ। और किस लिए आए हो? तो बोलिन कि और मैं आया हूँ कि आप मेरे साथ हो जाओ। बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने, और इग्नोर करके उन्होंने चला गया। तो मान्यवर कांसीराम जी का ये उद्देश्य था कि हम हुक्मरान न बने लेकिन अपने समाज को हुक्मरान बना दें, जो दबे कुचले लोग हैं उसको हुक्मरान बना दें। सत्ता में रहे नेता को उन्होंने इग्नोर कर दिया। जी, सत्ता में रहे नेताओं को इग्नोर कर दिया। कोई खौफ नहीं, बेखौफ। कोई खौफ नहीं, बेखौफ। तो इस तरीके से देखते थे विपक्षी दल उनकी राजनीति को, क्या जलन थी, क्या कैसा रहा? नहीं मान, वो विपक्ष तो कभी, पक्ष और विपक्ष कभी सोचा ही नहीं कि मान्यवर कांसीराम जी इतना कर लेगा, मान्यवर कांसीराम इतना कर लेगा। उन लोगों को न पक्ष को भी विश्वास था न विपक्ष को विश्वास था, लेकिन कांसीराम ने करके दिखा दिया, समाज को इकट्ठा कर दिया, रास्ता दिखा दिया, सत्ता की भूख जगा दिया। जो सोई कौम थी उसमें सत्ता का भूख जगा दिया। एक खासियत थी मान्यवर कांसीराम में, वो सहारा के नेता थे। मध्य प्रदेश की एक कहानी आप बता रहे थे कि पैसा इकट्ठा किया। जी, वो एक लोकसभा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। हाँ, तो वो जब सिंबल लेके चलते थे, छोटी पार्टी थी, वो जब चलते थे तो सिंबल लेके चलते थे और लोगों को कहते थे तुम चुनाव लड़ जाओ। जैसे मान लीजिए वो इंजीनियर साहब हैं, वो रिटायर हो गए, तो इनको कांसीराम कहते कि आपके पास थोड़ा अगर 500-700 रुपये है तो चुनाव लड़ जाओ, बाकी हम लोग 1 रुपये 2 रुपये मांग के तुमको लड़ा लेंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, तो मानवर कांसीराम वहाँ बोला कि मैं अपने खुद चुनाव लड़ जाता हूँ यहाँ से, और उन्होंने रुमाल फैला दिया कि चंदा दो। उस समय 1500 रुपये चंदा हुआ, 500 का साइकिल खरीदा, 500 का नॉमिनेशन फी थी एमपी का, वो नॉमिनेशन कराया और चुनाव लड़ गए। तो इस तरीक़ा से बीएसपी का उन्होंने प्रचार किया। राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो वो भी साइकिल से हम लोग चलते थे। इलाहाबाद के चुनाव जो उपचुनाव थी बीपी सिंह का, तो उस समय रामविलास जी, शरद यादव, मुलायम यादव, लालू यादव सब नारा लगाते थे कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। तो मान्यवर कांसीराम ने नारा दिया, हम लोगों को कहा कि साइकिल से चलो, और गांव-गांव में 1 रुपये 1 वोट मांगते थे कि जो हमें वोट देगा वो 1 रुपया देगा, जो 1 रुपया नहीं देगा वो हमें वोट नहीं देगा, उसकी वोट की मुझे दरकार नहीं है। तो हम लोग नारा देते थे, मान्यवर कांसीराम जी आगे आगे साइकिल से चलते थे और बीएसपी का टीम उनके पीछे लगा रहता था। उस टीम में भी मैं था। वो कांसीराम जी कहते थे कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, लेकिन केवल 18,500 एकड़ ज़मीन है। माने वहाँ की जनता को बताते थे मान्यवर कांसीराम कि ये जो लोग हैं ये सब उनके टीम के, बीपी सिंह के टीम के लोग कहते हैं कि ये राजा नहीं फकीर है। अब मैं कहता हूँ कि राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है, लेकिन 18,500 एकड़ ज़मीन है, समझे ना। तो जिसके पास 18,500 एकड़ ज़मीन हो तो पहले गरीब गुरबा में अपनी ज़मीन बांट देता, तब तो फकीर होता। तो हम लोग 1 वोट 1 नोट का नारा दिया था। उस समय 78,000 रुपये आया था, डिब्बा में हम लोग 1-1 रुपया वसूलते थे। 78,000 रुपये आया था और 1,15,000 वोट पड़े थे। 78,000। हाँ, 78,000 रुपये आया था 1-1 रुपये करके, और 1,15,000 वोट पड़े थे। तो और हम लोग को हौसला बढ़ गया कि जो रुपए देते हैं इसके अलावा भी लोग वोट दे देते हैं, रुपए नहीं देने वाला भी वोट देते हैं, मना करने पर भी वोट दे देते हैं। नहीं, समाज तैयार हो रहा है। इस उत्साह से बीएसपी बनाई गई थी। अभी जो भी स्थिति रहे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, समझे ना, क्योंकि अभी तो मनुवाद हावी है इस देश में। और मैं समझता हूँ कि अभी जब तक सांस्कृतिक प्रोग्राम सफल नहीं किया जाए, जैसे बौद्ध धर्म बाबा साहब का जो है, इसको सफल नहीं किया जाए तो भारत में कोई बैकवर्ड दलित की पार्टी को सफल नहीं होने देगा, समझे ना। इसलिए हम लोगों ने सांस्कृतिक नहीं रही अभी। हाँ, विचारधारा नहीं रही, इसलिए हम लोगों ने ये बौद्ध धर्म का कार्यक्रम पाटलिपुत्रा में शुरू किया, क्योंकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन जो है पाटलिपुत्रा है। सम्राट अशोक की राजधानी यहाँ आती है, यहीं से पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैला, लेकिन यहीं के लोग नगण्य हो गए। बुद्धिज्म के माने नहीं समझ रहा है, बुद्धिज्म का आचरण जो है वो नहीं धारण करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं से स्थापित किया जाए। फिर बोध गया में बहुत लोग कहता है कि बोध गया में, तो हम लोग कहते हैं, हम बोले राजधानी जब पाटलिपुत्रा है तो बोध गया कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ से शुरू करो,
यहाँ से उठाओ। तो इस कार्यक्रम को पर साल फर्स्ट बार हम लोग 2061 वर्ष सम्राट अशोक के बाद पहला बार बुद्ध पूर्णिमा सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्रा पर धूमधाम से मनाया। उस झांकी में 5000 लोग सम्मिलित हुए थे। इस बार दूसरी बार हम लोग मना रहे हैं क्योंकि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जगह कम पड़ गए थे, अंदर भी फुल था बाहर भी फुल था, हमें ना, और जगह कम पड़ गए तो हम लोग सोचे कि इस बार बड़ा जगह लिया जाए। पूरा परिसर को हम लोगों ने बुक कराया क्योंकि अभी हम लोग गांधी मैदान भरने के सामर्थ्य नहीं है। अभी हम लोग ये डिसाइड किया, हमारी कोर कमेटी जो है वो ऐसी बुद्धा दृष्टि एक संस्था है, वो हमारे साथ है, एजुकेशन फॉर चेंज है, और हमारी संस्था फुले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान है। या 3-4 संगठन जो है, मेनली ये रोल है। 3 लोगों का कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग गांधी मैदान जब तक भरने में सक्षम नहीं हो तो धम्म यात्रा गांधी मैदान में नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 साल में इसको इतना पॉपुलर करेंगे कि गांधी मैदान भी छोटी पड़ेगी, और तब जो है भारत सरकार हिलेगी कि अब बौद्धिस्ट बहुजन समाज जाग चुका है, अपनी कल्चरल सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर चल चुका है। अब हमें गद्दी छोड़ना चाहिए, इसके हवाले करना चाहिए, अन्यथा परिवर्तन नहीं हो पाएगा और राजनीति से परिवर्तन नहीं संभव है। तो आज हमारे साथ काशीराम जी के संघर्ष के साथ ही 17 साल रहे और 3000 साइकिल 17 हाँ 17 ही बोलो 17 साल उनके साथ संघर्ष किया, हर एक स्थिति परिस्थिति में उनको देखा, साथ दिया। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत रखी। इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने क्या सोचा समझा, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।